आयुर्वेद की बात करते ही जो इमेजेस दिमाग में आती हैं कि एक ऋषि मुनि हैं और वन में तपस्या कर रहे हैं, या वो दवाइयों के डब्बे पर वो मतलब जड़ी बूटियां घूट रहे हैं, वही आती हैं। अब देखिए, ना वो वन रहे, ना वो उपवन रहे, ना वो ऋषि मुनि रहे, लेकिन आयुर्वेदा आज भी है, पिछले 500 सालों से है। क्या वैसे का वैसा ही है जैसे शुरू हुआ था, या बदलते वक्त के साथ बदला है? अगर हाँ तो कैसे? आज इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज के एपिसोड में इन हैप्पी हमेशा, ताकि वाकई हम रह सके हैप्पी हमेशा। एक बार फिर मेरे साथ है आयुर्वेदा आचार्य डॉक्टर गिरीश देढ़े। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। वक्त बहुत बदला है, आयुर्वेदा कितना बदला? काफी कुछ बदलाव आ चुके हैं। वक्त बदल गया, लेकिन इंसान तो नहीं बदला है। उसकी आंखें ऊपर तो नहीं चली गई, नाक तो नीचे नहीं आ गया। उसी प्रकार जो उसकी शरीर क्रियाएं हैं वो भी नहीं बदली हुई है। आज भी डाइजेशन जो 5000 साल पहले होता था वैसे ही आज भी हो रहा है। एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, अब कुछ जो भी ले लो, आज वैसे ही हो रहा है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स हैव नॉट चेंज्ड। हाँ, बिल्कुल जीवन शैली हमारी काफी बदल चुकी है। उस हिसाब से अगर ब्रॉडली देखेंगे तो आयुर्वेद के हम दो जंक्शंस देख सकते हैं कि जो 8वीं सदी तक का जो आयुर्वेद था, जहाँ पंचकर्म बहुल या जो हम जहाँ जो 3 ऋषि जी थे, चरक, सुश्रुत और वाग्भट, जिसको हम बृहत्त्रयी कहते हैं, उनका डोमिनेंस था। और 8वीं शतक के बाद में जैसे ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस शुरू होना शुरू हो गया, जो जैसे वी केम क्लोजर टू टुडेज लाइफस्टाइल, तो उसमें एक नागार्जुन करके जो ऋषि थे उन्होंने काफी कुछ बदलाव लाए। तो पहले तो ज्यादा तौर पर मैक्सिमम हर्ब्स यूज हुआ करते थे। आज भी वैसे ही हर्ब्स मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन 8वीं सदी के बाद में थोड़े से मिनरल्स आने लगे उसमें, थोड़े जैसे जिसको हम ऑयस्टर्स कहते हैं, पर्ल्स कहते हैं, या शंख, शिंपले, मोती जिसको हम कहते हैं, वो आने लगे। उसमें कुछ मेटल्स भी आने लगे। तो उस हिसाब से काफी कुछ चेंजेस हुआ है। और पहले कैसे हुआ, लेकिन आज भी जो आयुर्वेद की जो दवाई वो 5 हिस्सों में मिलती है, जिसको सबसे पहले हम कहते हैं स्वरस कहते हैं। क्योंकि एक फ्रेश आपको वनस्पति मिल गई, आपको उसने कूट लिया, उसका रस निकाल दिया। आज भी देहातों में अगर आप जाइए, यहाँ पे वो जो ये चराने जानवरों को चराने लेके जाते हैं, वो भी उनको कोई जड़ी बूटी मिल गई, उसका पत्ता निकाल लेते हैं, वो उसका रस निकाल लेते हैं, अप्लाई करते हैं, उसको हम स्वरस बोलते हैं। लेकिन हमेशा के लिए आपको तो ये दवाई नहीं मिलने वाली वो फॉर्म में। तो फिर क्या हो गया, फिर ड्राइड वनस्पति का उसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम क्वाथ कहते हैं, जिसको आज काढ़ा कहा जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में। उसके बाद वो आ गया। लेकिन ये दोनों भी अगर आप देखे जाएंगे तो ज्यादा वो दे आर नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव, वो खराब होने वाले 24 घंटे के अंदर। फिर उसमें क्या आ गया कि उसमें आ गया वनस्पति का चूर्ण आ गया, कि वो वनस्पति ड्राई मिलेगी, उसको आप अच्छी तरह से कूट लो, चूर्ण हो गया। लेकिन वो भी ज्यादातर समय नहीं टिकने वाला है। तो फिर उसमें आगे संधान प्रक्रिया, जिसमें थोड़ा सा अल्कोहल का यूज करके, डायरेक्ट अल्कोहल नहीं है, कि कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं कि दे क्रिएट फर्मेंटेशन, जिसको आज हम आसव और अरिष्ट कहते हैं। ऐसी वनस्पतियां आ गई। और उसके बाद उसमें थोड़ा जब हार्बो मिनरल प्रिपरेशन होने लगे, उसमें अग्नि की वजह से उसका जो टेबल लाइफ जिसको हम कहते हैं, शेल्फ लाइफ जिसको कहते हैं, वो बनने लगा। इतने सारे चेंजेस काफी आ चुके हैं, बट बेसिक प्रिंसिपल्स हैव रिमेन्ड द सेम, क्योंकि बेसिक इंसान तो नहीं बदला है, उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी नहीं बदली हुई है। सो दिस थिंग्स आर गोइंग टू रिमेन द सेम। हाँ, बिकॉज एक लेमन लैंग्वेज की भी में अगर मैं ये पूछूं तो बड़ा मुश्किल होता है ये समझना कि कहाँ से जड़ी बूटियां, अब आज के टाइम पर संजीवनी थोड़ी ना मिलेगी, बिल्कुल, मतलब, लेकिन वो उसका हिस्सा थे। तो कैसे ये कैसे अपने आप को इस बदलते युग के साथ अडेप्ट कर रहा है आयुर्वेदा? बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि काफी वनस्पतियां लुप्त हो गई है, काफी वनस्पतियां संदिग्ध है कि क्या यही वो वनस्पति ऐसे भी आ गया है। लेकिन यस, उसके पर्याय हमारे पास है। अगर ये आपको नहीं मिल रहा है तो ये उसका पर्याय बताया गया है, तो उसका आज हम इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको मोल्ड कर लेते हैं। और दूसरी बात, डोसेज में काफी चेंज हुआ है। प्रोबेबली उस वक्त इंसान की ताकत ज्यादा थी, तो ग्रंथों में जो कहा गया कि जो काढ़ा हम पिलाते उसकी जो मात्रा कही गई है 40 ml कही गई है। आज तो मेरे ख्याल से आज के लाइफस्टाइल में इतना देना मुनासिब नहीं होगा। तो वी हैव कम रिड्यूस दैट कि वो 10 ml 20 ml में काम हो जाता है। ये जो फाइनल एस्पेक्ट जो आयुर्वेदा के है, फाइन ट्यूनिंग जिसको हम कहते हैं, उसमें काफी बदलाव है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था कि बेसिक प्रिंसिपल्स हैव रिमेन्ड द सेम, दे आर एजलेस, दे आर टाइमलेस। आपने कहा डोसेस कम हुए हैं, जबकि एलोपैथी में तो डोसेस और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ चलता है। सबसे बड़ी खासियत हमारे आयुर्वेद की है। आयुर्वेद का एक बहुत बढ़िया सूत्र है, उसमें कहा गया है कि अल्प मात्रोपयोगित्वात्, कम से कम दवाई में काम होना चाहिए। आजकल तो कहा जाता है भाई काम नहीं हो रहा, डोज बढ़ाओ। ये मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत धारणा है। आपको सिस्टम में वो बदलाव जो लाने हैं वो कम से कम दवाइयों में लाना है। ये जो आयुर्वेद फॉलो करता है, फॉलो करते आ रहा है, एंड आई फील दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस दैट कैन बी डन राइट नाउ टू अवॉइड द साइड इफेक्ट ऑफ एनी मेडिसिन।
दवाइयों की आपने बात की कि कैसे लंबे समय तक वो रहे, उसमें बदलाव हुए हैं। आजकल आयुर्वेद को लेकर ये आरोप भी लगाया जाता है कि उसमें बहुत हैवी मेटल्स यूज किए जाते हैं और उसका हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इस पर आप क्या कहेंगे? कैसा है मालूम है कि इट्स बेसिकली, इसको मैं कहूंगा ये थोड़ा कंपटीशन है कि समझो दो दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोल रखी है, एक का अगर सेल धीरे धीरे कम होने लगा, दूसरे का बढ़ने लगा, वो कुछ तो एलिगेशंस करने वाला है। वैसे ही एलिगेशन है मेरे ख्याल से। जी हाँ, हम आयुर्वेदिक मेटल्स यूज करते हैं, लेकिन उनका यूज भी पूरी तरह साइंटिफिक मेथड से किया जाता है। ऐसा नहीं कि हमने मेटल लिया, उसको कूट दिया, उसमें डाल दिया। आयुर्वेद के रसशास्त्र के ग्रंथों में उस पर क्या क्या किस्म की प्रक्रियाएं करनी है, कहीं कहीं 16 प्रक्रियाएं, कहीं कहीं 32 प्रक्रिया, इतनी सारी प्रक्रिया करने के बाद और उसके बाद बारे में उसकी कुछ परीक्षाएं दी गई है कि वो धातु अच्छी तरह से बना हुआ है कि नहीं। वो सब प्रक्रिया और परीक्षा करने के बाद ही उनका इस्तेमाल दवाई में किया जाता है। और आजकल अगर आप नए नए अगर इंडस्ट्रीज देखोगे, नए नए जो ये आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स मिले, जैसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है और काफी कुछ चीजें आ चुकी है। उनमें से हमारे यहाँ पे कई विद्यापीठों ने, जैसे कि गुजरात का जो विद्यापीठ है या जो जयपुर का विद्यापीठ है, वहां पे टॉक्सिसिटी स्टडीज किए गए हुए हैं। अच्छा। हर मेटल पे, गोल्ड पे किया हुआ है, सिल्वर पे किया हुआ है, एंड इट हैव बीन फाउंड टू बी नॉन टॉक्सिक इवन एट ग्रेटर डोजेस, नियरली 10 टाइम्स द नॉर्मल परमिसिबल डोज देकर भी टॉक्सिसिटी दिखाई नहीं दी है। इसके रिसर्च पेपर्स हमारे पास है। सो इट्स अ बेसिकली एन एलिगेशन। हाँ, एक बात जरूर है कि जैसे हर क्षेत्र में होता है, माल प्रैक्टिस यहाँ भी हो सकती है। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि मैं वो नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन लोगों का मुझे लोगों का ये सुझाव देना है कि अगर आप दवाइयां खरीद रहे हो तो डू इट फ्रॉम अ स्टैंडर्ड कंपनी। ये वाला दवाई देता है, वो बाजू वाला, वो मेरा पोस्टमैन दोस्त है, वो दवाई देता है, उनके पास से दवाई मत लो। आयुर्वेद इज नॉट फ्री ऑफ माल प्रैक्टिस एज विथ एनी अदर सिस्टम। सो आप थोड़ा सा सजग रहे आप, और आप दवाई कहाँ से खरीद रहे हो, वो कितनी ऑथेंटिक है। क्योंकि आज डाबर, झंडू जैसे काफी कंपनियां जो 100 साल 100 साल के ऊपर के करीब चल रही है, उनका खुद का R&D होता है और बिना जांच के वो दवाई लाते ही नहीं है। तो अगर किसी गलत हाथों में ये पड़ गया तो ये नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर हम सतर्क रहेंगे तो चीजें नहीं होने वाली है। साइड इफेक्ट्स होते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के? साइड इफेक्ट्स थोड़े बहुत डेफिनेटली होते हैं, लेकिन वो लाइफ थ्रेटनिंग कभी भी नहीं। थोड़ी बहुत एसिडिटी हो जाएगी, थोड़ा बहुत वॉमिटिंग हो सकता है, एक आधा लूज मोशन हो सकता है, बट देयर विल बी नो, एब्सोल्युटली नो डेलिटरीज या सीरियस साइड इफेक्ट्स। वी कैन एश्योर अबाउट दैट। ओके, दवाइयों को जैसे कि एलोपैथी की कोई भी दवाई आती है, वैक्सीन आता है, तो जानवरों पर या दूसरे जंतुओं पर उसका पहले ट्रायल होता है। बिल्कुल। आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी ऐसे होता है? हाँ? पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, जो ग्रंथ में बताए गए मेडिसिन से, इसको हम कहते हैं कि दे हैव बीन टाइम टेस्टेड, जिसको हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं। They are working for 5000 years without any side effect. That basically is an evidence for itself. लेकिन जो नई नई दवाइयां आ रही है, यस, उनके एनिमल ट्रायल्स होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ये बड़े बड़े सेंटर्स जो है, और अभी जो आयुष मंत्रालय भी हमारे लिए काम कर रहा है, यहाँ पर काफी अच्छे ट्रायल्स होते हैं। सबसे पहले थोड़े, जिसको हम एनिमल ट्रायल्स बोलते हैं, वो होते हैं, उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, और उसके बाद ये दवाई लाई जाती है। लेकिन जो ग्रंथोक्त मेडिसिन है, दे हैव बीन टाइम टेस्टेड। लेकिन फिर भी FDA का जो स्ट्रिक्ट, वहां पे हम इट्स अ वॉच डॉग जो हमारे ऊपर है कि आप दवाई अच्छी तरह से बना रहे हो ना, वी फॉलो दोस नॉर्म्स, नथिंग इज गोइंग टू बी हार्मफुल टू यू। कई बार ऐसा देखा गया कि एलोपैथी में लोग जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम का, जैसे नी प्रॉब्लम लेकर गए या बैक प्रॉब्लम लेकर गए, तो सीधा कहा जाता है कि सर्जरी करवा लीजिए। तो ऐसे में लोगों को सुझाव दिया जाता है आयुर्वेदा में जाओ, सर्जरी नहीं करवानी पड़ेगी, और वो यहाँ आते हैं। क्या आते हैं? बिल्कुल। हाँ? काफी कुछ पेशेंट्स हमारे यहाँ पे हैं और जिनकी हमने सर्जरी प्रिवेंट भी की हुई है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद इज नॉट अगेंस्ट सर्जरीज। आयुर्वेद भी जो सुश्रुत हमारे आचार्य थे, ही वाज कॉल्ड अ सर्जन, ही वाज द फर्स्ट सर्जन। तो हमारे यहाँ भी सर्जरी कही गई हुई है, और आज भी अगर आप देखोगे तो probably the techniques have changed of surgery, but the principles have remained. principle वही है आज भी सर्जरी करने के। So आयुर्वेद सर्जरी के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन हर जगह सर्जरी की जरूरत होती है क्या? आपको मैं 2 एग्जांपल्स कोट करता हूँ कि पाइल्स के बारे में, कि नॉर्मली ग्रेड 1 और 2 पाइल्स के कि सर्जरी एडवाइस की गई थी पेशेंट को। पेशेंट वाज सपोज्ड टू बी ऑन ऑपरेटिंग टेबल, लास्ट मोमेंट को किसी ने बोल दिया कि यहाँ पे जाइए, कुछ दवा करके देख लीजिए, पेशेंट गॉट रिलीफ, सो वी कुड प्रिवेंट अ पाइल सर्जरी। सिमिलरली नी रिप्लेसमेंट आजकल बहुत कॉमन हो गया है, आजकल कॉमनली वो किया जाता है। दैट टू कैन बी प्रिवेंटेड टू सम एक्सटेंट। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सबको ये काम में आने वाला है, बट एज ऑन अ केस टू केस बेसिस हम डेफिनेटली कुछ कर सकते हैं। काफी लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट बताया गया था,
जिनको हम दवाई करने के बाद उनका यूरिया और क्रिएटिन लेवल्स वो काफी रेंज में आ गए, उनको जरूरत नहीं पड़ी, तो ऐसा काफी कुछ हम कर सकते हैं। सो सर्जरी आई फील शुड बी द लास्ट ऑप्शन। किसी टिश्यू को रिमूव करके एक बार फेंक देना काफी आसान है, लेकिन जो निसर्ग ने बनाया हुआ है वो पूरा सोच समझ कर बनाया हुआ है। तो किसी चीज को काटते वक्त 10 बार सोचना चाहिए कि डू आई रियली नीड इट। तो सर्जरी शुड रिमेन द लास्ट ऑप्शन। यस, इट्स अ डेफिनेट ऑप्शन, लेकिन काफी हद तक हम काफी एक लो बैक का पेशेंट मेरे पास आया था, जो डिस्क प्रोलैप्स हुआ था, उसको बोला गया कि डिस्केक्टोमी कर लो तो आगे चलकर तकलीफ होने वाली है। विद प्रॉपर मेडिकेशन एंड फिजियोथेरेपी वो उसका पेन कम हो गया है। ही कैन डू हिज डेली एक्टिविटीज रेगुलरली, ड्राइविंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। सो यस, लॉट ऑफ सर्जरीज, अनवांटेड सर्जरीज कैन बी प्रिवेंटेड। सर्जरीज को हम पेशेंट को उतनी हद तक जाने भी नहीं देते अगर जल्दी हमारे पास आएंगे, लेकिन कहीं कहीं सर्जरी करना भी जरूरी हो सकता है। सो जितना मैं समझी हूँ डॉक्टर देड़े कि आयुर्वेदा का जो बिलीफ है वो ये है कि आपके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, जो उनका काम है, अगर वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें सपोर्ट करना, उन्हें ठीक करना है कि तुम ही ठीक करो, हम ठीक नहीं कर रहे हैं, उस बॉडी ऑर्गन को आप ठीक करते हैं ताकि वो क्या कहते हैं संयोजित तरीके से काम कर सके। मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड करना चाहूंगा। मैं या मेरी दवाई किसी को ठीक नहीं कर रही है, आपका शरीर ही आपको ठीक कर रहा है। योर बॉडी हैज गॉट इनबिल्ट मैकेनिज्म्स टू रिपेयर इटसेल्फ। हम लोग क्या कर रहे हैं, एज अ वैद्य मैं बोल रहा हूँ कि वो मैकेनिज्म समझकर हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल कोट करता हूँ। मैं आईसीयू में इंटेंसिव करके काम कर चुका हूँ। विल टेक अ सिचुएशन कि सब जो 3 लोग हमारे पास हार्ट अटैक, एक्यूट हार्ट अटैक के पेशेंट हमारे यहाँ पे आ गए, तो आईसीयू में आजकल क्या होता है कि वो जो क्लॉट डिसॉल्व करने वाली दवाई जो रहती है वो दी जाती है। फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल लेट्स टेक कि सब एक ही उम्र के पेशेंट है, फ्रॉम सेम लाइफस्टाइल, सेम बैकग्राउंड है, हम तीनों को वही दवा देते हैं विच हैज बीन प्रूवन कि ये वो क्लॉट डिसॉल्व करती है। लेकिन देखा क्या गया है, एक बंदा ठीक हो जाता है, एक बंदे को ब्लीडिंग की कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, एक बंदा ठीक नहीं होता है। नाउ इफ दैट ड्रग हैज बीन प्रूवन टू हैव दिस इफेक्ट क्यों नहीं हो गया? तो इसका अगर हम सोच विचार करेंगे तो पता चलेगा कि उसके जो इनर हीलिंग मैकेनिज्म थे दे कुड नॉट बी एक्टिवेटेड। जो पहले बंदे वाला था वो दवाई ने काम किया है क्या? दैट इज डिबेटेबल, क्योंकि अगर दवाई काम कर दोनों ने काम करनी चाहिए थी। दूसरे दोनों ठीक क्यों नहीं हो गए? क्योंकि उनकी जो इनेट मैकेनिज्म है, बॉडी की जो इनेट मैकेनिज्म है, अगर उनको हम टच कर पाएंगे, एट द एंड ऑफ द डे योर बॉडी इज गोइंग टू हील यू। नो डॉक्टर और नो मेडिसिन कैन हील यू until the body decides to heal itself. जैसे हमारे यहाँ पे उसका एक एग्जाम्पल चरक संहिता में कोट किया गया है। समझो बंदा नीचे गिर गया है, उसको आप छोड़ दोगे तो आज न कल वो उठने वाला है, लेकिन उसको आप हाथ दे दोगे वो शायद जल्दी उठ जाए। हमारी दवा ऐसी काम करनी चाहिए। Body is repairing itself instead of interfering in those mechanisms of repair. If you could assist them, अगर उनको आप मदद कर दोगे जल्दी ठीक हो जाएगा। आज जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, अनवांटेड इफेक्ट्स क्यों हो रहे हैं? बिकॉज यू आर ट्राइंग टू टेक द कंट्रोल ऑफ द मैकेनिज्म्स, यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल द बॉडी एक्सटर्नली, विच आई फील इज नॉट वारंटेड। ये नहीं करना चाहिए कि बॉडी की जो खुद की जो रिपेयर करने की मैकेनिज्म है उसको समझ लो और उसको हम कैसे दूरतापूर्वक और उसको ऊपर कर सके, इसके बारे में सोचो। द ट्रीटमेंट इज नॉट गोइंग टू गो रॉन्ग। आई थिंक समझ आया, आयुर्वेदा समझ आया। अच्छा, अवेयरनेस तो आई है डॉक्टर, ठीक है, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को लेकर लोगों में क्रेज भी आया, इसलिए शायद केमिस्ट शॉप कहे या ब्यूटी प्रोडक्ट्स की भी अगर बात करें तो उसे ये कहकर बेचा जाता है कि आयुर्वेदिक है, ऑर्गेनिक है। अब हम जाते तो है नहीं देखने के लिए कि किससे बना है, वो थोड़ी सी खुशबू दे देते हैं, लगता है कि हाँ कुछ तो जड़ी बूटी आ गई है। तो वो जो दवाइयां हैं उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है, कितने जेन्युइन है वो? अब इसमें 2 बातें हैं। हाँ, कि जैसे पहले से आता गया कि जो ग्रंथोक्त औषधि है जो ज्यादातर वैद्य लोग इस्तेमाल करते हैं, कि जो पुराने ग्रंथों में कही गई हुई है उसी को फॉलो करते हुए आते हैं। और दूसरा जो आता है वो प्रोप्राइटरी मेडिसिन की बात आता है कि जो कंपनियां खुद बनाती है, उनका कुछ R&D होता है वो बनाती है। तो अभी ये कहना गलत होगा कि वो अच्छी है या नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से स्पेशली जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की आप बात कर रहे हो उसमें मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव मिलाना पड़ता है। क्योंकि अगर इफ यू आर यूजिंग एनी वनस्पति फॉर दैट, अगर इस्तेमाल करेंगे उसकी शेल्फ लाइफ नहीं बढ़ने वाली है। ये प्रोडक्ट जो है वो जल्दी डैमेज होने वाला है। तो शायद वो प्रोडक्ट की लाइफ बनाने के लिए मेरे ख्याल से कुछ प्रिजर्वेटिव है इस्तेमाल करना पड़ता होगा। तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि ये बिल्कुल गलत प्रोडक्ट्स है या इसमें बेकार प्रोडक्ट्स है, क्योंकि एक संस्था है जिसको हम FDA कहते हैं, फूड एंड ड्रग ऑर्गेनाइजेशन, वो सब ये रेगुलेट करती है। सो जो मार्केट में मेडिसिन आ रही है वो रेगुलेटेड है, लेकिन क्या वो जेन्युइनली आयुर्वेदिक है ये कहना जाना मुश्किल होगा। क्योंकि क्या है कि द बेसिस प्रॉब्लम इज अ टेबल लाइफ, या जिसको हम शेल्फ लाइफ बोलते हैं। क्योंकि सिर्फ आप वनस्पति इस्तेमाल करोगे जो प्रोडक्ट जल्दी डैमेज होने वाले हैं, तो शायद उसके लिए ये थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव आ सकते हैं। तो अगर ये आपको एक्सेप्टेबल है
तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई तरीका है पहचानने का? जैसे सपोज मैंने कोई प्रोडक्ट लिया और वो कैसे नहीं, बेसिकली अगर आप इंग्रेडिएंट्स फॉलोगे उसमें, क्योंकि आजकल तो मैंडेटरी हो गया कि जो आप अगर प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो उसमें आपको पूरे इंग्रेडिएंट्स लिखने पड़ते हैं। तो उसमें आप देख सकते हो कि कभी कभी कुछ ना कुछ सोडियम बेंजोएट रहता है, ऐसे कुछ कुछ लिखा हुआ रहता है कि ये प्रिजर्वेटिव करके। तो वो प्रिजर्वेटिव कितना है कि आपको वो सूट करेगा वो आपको देखना पड़ेगा। बट आई फील दैट दे कैन नॉट बी कॉल्ड जेन्युइनली एज आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, बिकॉज इसमें थोड़ा बहुत ये मिलावट आ ही जाती है। और ये जो हमारे जीवन शैली में मिलावट आई है, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी जग रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, इसकी वजह से बहुत सारी नई बीमारियां आई हैं जो शायद कुछ साल पहले नहीं थी। जैसे ऑटो इम्यून डिजीजेस की अगर बात करें, मॉडर्न एज डिजीजेस की बात करें, उसमें कितना कारगर है आयुर्वेद? बिल्कुल, ये काफी आज का बिल्कुल इट्स अ बर्निंग टॉपिक राइट नाउ, क्योंकि जो हमारी जीवन शैली बदली हुई है उसमें से काफी नई बीमारियां आ चुकी हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इन बीमारियों का आयुर्वेद जिक्र नहीं है। कि इंसान है तो ये बीमारियां कभी ना कभी हुई होंगी, डेफिनेटली होंगी। द थिंग इज दैट कि वो बीमारियों को आपको अभी आयुर्वेद प्रिंसिपल्स पे बिठाना है। तो प्रिंसिपल्स, जैसे मैंने पहले कहा, प्रिंसिपल्स हैव रिमेन्ड द सेम, लेकिन वो बीमारियों को कि आयुर्वेद में नहीं कहा गया ऐसा बिल्कुल नहीं है। शायद हमारे यहाँ अर्बुद कहा गया, आज हम कैंसर कहते हैं, तो नॉमेनक्लेचर माइट हैव चेंज्ड। लेकिन वो जो पैथोलॉजी वो बीमारी की है वो कहीं ना कहीं आयुर्वेद में बताई गई है। और फार मोर रिलेवेंट इज आयुर्वेद प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेइंग फिट, क्योंकि आजकल जो हम ज्यादा देख रहे हैं वो लाइफस्टाइल बीमारियां ज्यादा हो रही है। तो अगर आयुर्वेद का हम पहला पार्ट देखेंगे स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, तो जो टिप्स दिए गए कि आप भैया बीमारी न पड़ो, उसके लिए तो आयुर्वेद काम आने ही वाला है आज के युग में। और दूसरी बात जो चिकित्सा की बात सेकंड आप बात कर रहे हो कि इतना सब करके भी अगर कोई ऑटोइम्यून डिसीज हो गया, सिंस आवर बेसिक कंसेप्ट इज इम्यूनिटी, वी आर डीलिंग विद द इम्यून सिस्टम इन इट्स बेसिक फॉर्म, तो आयुर्वेद आपको डेफिनेटली अच्छी दवाइयां देगा, अच्छी राह आपको उसमें से दिखा देगा। यानी वहां वो लास्ट स्टेज पर जाने की नौबत ना आए, उसकी लगाम है आयुर्वेदा। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और ऐड करना चाहेंगे? कुछ और जो आपको लगता है कि आयुर्वेदा को लेकर लोगों में गलत भ्रांतियां हैं या मिथ्स हैं जो दूर होने चाहिए? एक सबसे बिगेस्ट मिथ इज दैट जो बहुत पुरानी बीमारियां हैं उसी के लिए आयुर्वेद काम करता है। दिस इज द वेल नोन फैक्ट कि ओनली जो क्रॉनिक डिसऑर्डर जिसे कहा जाता है उसी में आयुर्वेद काम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा दुर्दैव ऐसा है कि लोग हर जगह घूमने के बाद आखिरी पड़ाव पर हमारे यहाँ पे आते हैं और फिर अपेक्षा करते हैं कि पूरा का पूरा ठीक हो जाए। ऐसा नहीं होने वाला। अगर हमको पेशेंट अर्ली स्टेज में मिल जाएंगे तो हम काफी कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आजकल नए जो डिसीज आ रहे हैं, रीनल फेलियर है, लिवर फेलियर है, उसके बाद रेस्पिरेटरी इलनेस काफी आ रही है। ये जो नई नई बीमारी आ रही है, जैसे बीच में सार्स आया था, उसके बाद कोविड आया था, ये पहले कहा गया था कि पहले किसी को पता नहीं था, लेकिन आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स करके हमने उसको सक्सेसफुली ट्रीट भी किया हुआ है। हमारे पास पेशेंट ऐसे हैं कि जो उससे अच्छे हुए भी है। तो यस, आयुर्वेद डेफिनेटली हैज अ सॉल्यूशन फॉर ऑल दिस डिसऑर्डर्स। ओनली थिंग इज दैट जितना जल्दी आप हमारे पास आओगे उतना जल्दी आप कुछ ना कुछ काम करेंगे। और ये जो धारणा है कि सिर्फ क्रॉनिक डिसऑर्डर, पुराना संधिवात है या पुराना अस्थमा का प्रॉब्लम वही सॉल्व होगा, ऐसा नहीं है। एक्यूट कंडीशंस, जो कार्डियक आजकल प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, उसके लिए आयुर्वेद अच्छा काम कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल जैसे इट्स अ वाइड स्प्रेड एपिडेमिक राइट नाउ, उसके लिए आयुर्वेद अच्छा काम करता है। सो आयुर्वेद इज वेरी वेरी मोर रिलेवेंट इन टुडेज लाइफ। सो गेम पूरा टाइम का है। हाँ, मतलब यू नो, ऑलराइट। सो और इस वक्त क्या टाइम है कि आप ये चैनल अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आपको इसका कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक बटन दबाइए, कमेंट कीजिए, कोई सवाल पूछना चाहें या कोई स्पेशल एपिसोड आप चाहते हैं कि हम एक्सपर्ट के साथ आपके लिए लेकर आए तो प्लीज़ उसका सुझाव दें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और खुशियाँ फैलाइए। रहिए और रखिए हैप्पी हमेशा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच।